हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इंडियाज़ एजुकेशन हब में। जैसे कि हम जानते हैं कि कल ही रात में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने सिलेबस में चेंजेस लाए हैं। प्रारंभिक के साथ साथ मुख्य परीक्षा में भी बदलाव किए गए हैं। तो आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश जो लोक सेवा आयोग है उसने अपने सिलेबस में क्या चेंजेस लाए हैं। क्योंकि देखिए, पैनिक नहीं होइएगा। इसीलिए ऐसा कह रही हूँ क्योंकि सिलेबस चेंज ज़रूर हुआ है, लेकिन आमूल-चूल परिवर्तन नहीं हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो चीज़ें पहले थी, वो वैसी की वैसी है। जो उन्होंने पहले पूछ रहे थे, जो-जो टॉपिक पहले थे, वो सब कुछ वैसे है। उन्होंने अपने तरफ से चीज़ें और जोड़ी है, मतलब हमारे सिलेबस को उन्होंने लेंथी बनाया है, बड़ा बना दिया है और ज़्यादा। हमें और मेहनत की ज़रूरत है। ये नहीं है कि हमारा पुराना पढ़ा हमारे काम नहीं आएगा। जो हमने पिछला पढ़ा है वो तो काम का है, लेकिन हमें अब एक्स्ट्रा चीज़ें और ऐड करनी है। तो आज के वीडियो में हम यही समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि इन्होंने फर्स्ट यूनिट में क्या डाला है। पहले क्या था, मध्य प्रदेश की इतिहास और संस्कृति को हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ते थे और सेकंड में पढ़ते थे भारत का इतिहास। तो अब हमें पहले यूनिट में पढ़ना है भारत का इतिहास। अब भारत के इतिहास की अगर हम देखें तो इसमें इन्होंने क्या-क्या चीज़ें ऐड की है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो इन्होंने एक टॉपिक ऐड किया है, संकल्पना एवं विचार, प्राचीन भारतीय ज्ञान एवं परंपरा, भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, शब्द दर्शन, स्मृतियां, रित सभा समिति, गणतंत्र, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, ऋण संस्कार, पंच महायज्ञ, यज्ञ, कर्म का सिद्धांत, बोधिसत्व और तीर्थंकर। अब मुझे ये बताइए, क्या हम लोग प्राचीन इतिहास को पढ़ते समय इन सब चीज़ों को नहीं पढ़ते थे? जैसे कुछ चीज़ें छोड़ दी जाए, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, अगर हम इन सब कुछ इसको छोड़ दें स्पेसिफिकली, तो क्या हम इन सभी के बारे में, जिसमें हम पूरा का पूरा बौद्ध दर्शन पढ़ते थे, जैन दर्शन पूरा का पूरा पढ़ते थे, तो क्या हम प्राचीन भारतीय इतिहास में इनको नहीं पढ़ते थे? हम पढ़ते थे, लेकिन अब हमें स्पेसिफिक उन चीज़ों पे क्या करना होगा? फोकस करना होगा। वहीं देखिए, प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषता है, ये वैसे का वैसा है। घटनाएं, उनकी प्रशासनिक, सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था, भारत की संस्कृति, विरासत, कला, प्रारूप, साहित्य, पर्व एवं उत्सव, 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन, स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण। यहाँ से यहाँ तक के जो टॉपिक है, ये हमारे पुरानी यूनिट नंबर 2 के टॉपिक है। किस यूनिट के हैं? यूनिट नंबर 2 के। मतलब हमारे पास सिर्फ एक ही टॉपिक क्या हुआ? ऐड हुआ। ठीक है। अब हम देखते हैं आगे का। ठीक। अब देखिए, यूनिट नंबर 2 में क्या दिया गया था? यूनिट नंबर 2 थी भारत का इतिहास, लेकिन अब कौन सा हो गया? मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य। इस यूनिट में आपको नहीं दिखाई देता कि ये यूनिट नंबर 1 ही है। जो पुरानी यूनिट नंबर 1 थी, क्या ये यूनिट नंबर 1 वही नहीं है? वही मध्य प्रदेश का इतिहास बताना है, घटनाएं, राजवंश, आंदोलन, मध्य प्रदेश का योगदान, कला, संस्कृति, स्थापत्य, जनजातियाँ, बोलियाँ, त्योहार, लोक संगीत, लोक कलाएँ, लोक साहित्य, साहित्यकार, उनकी कृतियाँ, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक, पर्यटन स्थल, विश्व धरोहर स्थल। अब ये जो चीज़ है, ये एक नया आया है कि मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल बताइए। तो ये तो जब हम हमारे पर्यटन स्थल पढ़ते थे, उसी में कवर कर लेते थे। उसके बाद मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व। तो यहाँ पर देखिए, इस यूनिट में एक ही टॉपिक जोड़ा है, जिसे हम इनडायरेक्टली रूप से पहले से कवर करते आए हैं, जिसका नाम है मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल। बाकी यूनिट नंबर 2 जो है, ये पुराने सिलेबस की यूनिट 1 के समान ही है, डिक्टो 99.9% वही है। अगर वैसे कहे तो 100% वैसी ही है, अगर हम इसे छोड़ दें तो, क्योंकि हम इसे पर्यटन में पहले ही पढ़ लेते थे। ठीक है। अब यूनिट नंबर 3 देखते हैं। यूनिट 3 देखिए, यूनिट 3 क्या थी? मध्य प्रदेश का भूगोल था, लेकिन अब हमें इसको में क्या पढ़ना है? भारत के भूगोल को मद्देनजर रख के पढ़ना है। ठीक है। मध्य प्रदेश का भूगोल था, जिसे अब हम क्या करना है? भारत के भूगोल के अंतर्गत रख के पढ़ना है। अब इन्होंने क्या किया है कि इसमें सबसे पहले इन्होंने विश्व जो भूगोल था, इसे खत्म कर दिया।
विश्व भूगोल को हटा दिया गया है सिलेबस से पूरी तरीके से। अब भारत के भूगोल में इन्होंने क्या कहा? पर्वत, पहाड़ियाँ, पठार, नदियाँ और झीलें। तो हम इसको भौतिक भूगोल के अंतर्गत पहले भी पढ़ते आ रहे थे। ठीक। जलवायु को स्पेसिफिक बताया है, जिसमें आपको अल नीनो, ला नीना, दक्षिणी दोलन, पश्चिमी विक्षोभ, जलवायु परिवर्तन के परिणाम, इसके बारे में बताना है। प्राकृतिक संसाधन, वन, खनिज, जल संसाधन बताने हैं। प्रमुख फसलें, खाद्य सुरक्षा, हरित क्रांति, दूसरी हरित क्रांति की रणनीति, ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत, भारत में राष्ट्रीय खतरे और आपदाएं, भारत के प्रमुख चक्रवात, जनसंख्या वृद्धि, वितरण एवं घनत्व, ग्रामीण नगरीय प्रवास। ये जनसंख्या वाला टॉपिक हम पढ़ते नहीं थे, हम पढ़ रहे थे, इसे भी हम पढ़ रहे थे पहले से। आपदाएं पढ़ते थे, चक्रवात हम करंट में कवर कर ही लेते थे, प्राकृतिक संसाधन, वन, खनिज सभी पढ़ रहे थे, नेशनल पार्क हम पढ़ रहे थे। तो इसमें भी कोई भारी चेंजेस नहीं आए हैं। इसमें हमको चेंजेस क्या देखने को मिल रहा है? हमें पढ़ना है इसके बारे में, जलवायु के बारे में, और यहाँ पर हमें हमें हरित क्रांति और दूसरी हरित क्रांति, इसे स्पेसिफिकली पढ़ना है। ठीक। तो जलवायु और हरित क्रांति, ये दो भारत के भूगोल में ऐड हुई है एक्स्ट्रा चीजें, जो हम अभी तक के ध्यान से पढ़ते थे, लेकिन उतना स्पेसिफिक ध्यान इस पे नहीं देते थे। यूनिट 4 देख लेते हैं। यूनिट 4 क्या है? मध्य प्रदेश का भूगोल दिया है इन्होंने। तो मध्य प्रदेश का भूगोल भी वैसा का वैसा ही है। मध्य प्रदेश के भूगोल में वही वन, वनोपज, नदियां, पहाड़ियां, पठार, जलवायु में ऋतुएं, तापमान, वर्षा, प्राकृतिक संसाधन में मिट्टी, प्रमुख खनिज, फसलें दी है, जल संसाधन, सिंचाई, सिंचाई परियोजना, ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत, मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग, साथ ही साथ जनसंख्या वृद्धि, वितरण और घनत्व, नगरीकरण। तो हमें यहाँ जनसंख्या यहाँ पर भी पढ़नी है, मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी पढ़नी है, और भारत के संदर्भ में भी हमें जनसंख्या को अच्छे से पढ़ना है। वहां पर क्या है? ग्रामीण और नगरीय। अब यहाँ नगरीकरण लिखा है, इसका मतलब क्या होगा? वही ना, हमें ग्रामीण जनसंख्या भी पढ़नी है और नगरीकरण के बारे में भी पढ़ना है, घनत्व पढ़ना ही है, वृद्धि पढ़ना है। तो हमें जनसंख्या के टॉपिक को इस बार ज्यादा अच्छे से देखना है। ऊर्जा की बात करें तो यहाँ भारत की ऊर्जा के बारे में भी पढ़ना है। ऊर्जा में गैर परंपरागत स्रोत कौन से है, परंपरागत स्रोत कौन से, वही मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी हमें इसको पढ़ना है। भारत के संदर्भ में उद्योग पढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी उद्योग पढ़ना पड़ेगा। तो जो हम वहाँ भारत में पढ़ रहे हैं, यूनिट 3 में जो हम भारत में पढ़ रहे हैं, सेम डिक्टो हमें इसे चौथी यूनिट में भी पढ़ना है मध्य प्रदेश के संदर्भ में। अब यूनिट 5 देखिए। यूनिट 5 जो है, इसमें बदलाव क्या देखने को मिला है? यूनिट 5 में बदलाव ये है कि पहले जो हम भारत की संवैधानिक व्यवस्था जो है, भारत की संवैधानिक व्यवस्था, इसको हम 6 यूनिट में पढ़ते थे, और हम पढ़ते थे मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, इसको हम यूनिट 5 में पढ़ते थे। ठीक है। और एक चीज हम पढ़ते थे आयोग, जिसको हम यूनिट नंबर 10 में पढ़ते थे। अब इन्होंने कंबाइंड करके यूनिट नंबर 5 में डाल दिया है। ठीक। देखिए कैसे, कैसे समझने की कोशिश कीजिएगा कैसे। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने संविधान सभा, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक व्यवस्था, संवैधानिक संशोधन, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यहाँ तक जो था ये यूनिट नंबर 6 के जैसा ही है, सेम टू सेम, कुछ भी चेंजेस नहीं है। बस यहाँ पे 1909 और 1919 का एक्ट था, जिसे हटा दिया है। ठीक। अब बात आती है राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक सांविधिक आयोग एवं संस्था। ये कहाँ का था? ये था हमारा यूनिट नंबर 10। फिर आती है मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, जिसमें राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय प्रशासन व्यवस्था। ठीक। यहाँ तक जो था ये पहले ही यूनिट नंबर 5 के ए पोर्शन में था। अब आती है मध्य प्रदेश में सुशासन या फिर अभी शासन व्यवस्था, ये एक नया टॉपिक जोड़ा। तो अब जो वेटेज होता था यूनिट 5, 6 और यूनिट नंबर 10 का, जिसमें से हमको कम से कम 25 क्वेश्चंस देखने को मिलते थे, अब हमें इन सभी को एक ही यूनिट में कवर करना है। ठीक है, समझ आ रहा है कि अब इसमें कुछ चेंजेस ज्यादा नहीं हुआ है, उन्होंने सिलेबस को कंबाइन कर लिया। यहाँ उन्होंने 5, 6 और 10 इन तीनों यूनिट को मिला के कौन सी यूनिट बना दी है? यूनिट नंबर 5 बना दी है। 6 यूनिट देखिए। अब इस पेपर में होने वाला है अर्थव्यवस्था का जो वेटेज है बहुत ज्यादा हाई। इकोनॉमिक्स को अब हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने जो इकोनॉमिक्स में पहले क्या था देखिए, पहले इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इतना दिया था
जैसे संविधान के साथ जोड़कर दिया था कि आपको भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियां में कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, ये हम हमेशा से पढ़ते आए थे, ठीक है। और वित्तीय संस्थाएं में रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक बैंक, सेबी, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, ये हमें पढ़ना होता था, ठीक। और इन्होंने औद्योगिक विकास के बारे में और विदेशी आयात निर्यात के बारे में भी इन्होंने यहीं पर जोड़ा था, जो उन्होंने हटा दिया यहाँ से। तो ये दो हम पहले से पढ़ रहे थे, अब इसका वेटेज बढ़ेगा। कैसे वेटेज बढ़ रहा है? यहाँ पर अब हमें भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था में के साथ मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को जोड़कर पढ़ना पड़ेगा। मध्य प्रदेश की जनसंख्या व मानवीय संसाधन है, इसका विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल। अब जो हम जनसंख्या पढ़ेंगे यहाँ पर, जो हम अभी मध्य प्रदेश के भूगोल में जनसंख्या पढ़ रहे थे, वहां तो पढ़ना ही है, लेकिन अब जनसंख्या को यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल की दृष्टि से भी देख के पढ़ना है। साथ में जो हमारे सतत विकास लक्ष्य है, इसमें मध्य प्रदेश ने क्या प्रगति करी है, मतलब जो मध्य प्रदेश में सतत विकास से संबंधित जो इंडेक्स आते हैं, अब उसका ज्ञान होना जरूरी हो जाएगा। मध्य प्रदेश में कृषि, उद्योग, एमएसएमई एवं अधोसंरचना विकास पढ़ना है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, एक जिला एक उत्पाद, हम करंट में पढ़ ही रहे थे। बौद्धिक संपदा अधिकार जो है ये पढ़ना है। और इसके साथ ही हमें G20 सार्क और आसियान, इनके बारे में भी पढ़ना है। तो ये वाला टॉपिक हो जाएगा नया। तो इसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले, इसको ब्रॉड कर दिया गया। इस यूनिट नंबर 6 को इन्होंने बढ़ा दिया है, अर्थव्यवस्था का वेटेज प्री प्लस मेंस दोनों में इन्होंने हाई कर दिया है, ठीक है। यूनिट 7 देख लेते हैं। यूनिट 7 वैसी की वैसी है, कुछ चीजें इसमें चेंज हुई है, कुछ सिर्फ चीजें जोड़ दी गई है। तो देखिए यूनिट 7 देखिए। यूनिट 7 में हमें विज्ञान की प्रमुख शाखाएं और प्रारंभिक ज्ञान, जहां हमको मौलिक सिद्धांत दिए थे, अब हमको प्रमुख शाखाओं के बारे में पढ़ना है। फिर भारत में वैज्ञानिक संस्थान एवं उपलब्धियां, उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां, मानव शरीर संरचना, पोषण, आहार, पोषक तत्व। देखिए यहाँ तक पहले के जैसा ही है, पहले के जैसा ही है। अब इन्होंने एक शब्द जोड़ दिया, कुपोषण। आनुवंशिक रोग, सिकल सेल एनीमिया, कारण, प्रभाव, निदान और कार्यक्रम। अभी हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में सिकल सेल एनीमिया के लिए कार्यक्रम बहुत ज्यादा चलाए गए थे, ठीक है। तो हमको ये पढ़ना है यहाँ से, ये नया टॉपिक हो गया। स्वास्थ्य नीति कार्यक्रम, ये पुराना ही टॉपिक है। इसमें संक्रमण रोग, रोकथाम और स्वास्थ्य सूचक जोड़ा है। सतत विकास की अवधारणा और SDG ये जोड़ा है। पर्यावरण कारक, पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं प्रबंधन, ये पुराना टॉपिक है। अब देखिए यहाँ पर हमको कितना चेंजेस देखने को मिला है। हम यहाँ पे 3 से 4 टॉपिक है जो ऐड किए, बाकी पुराना सब कुछ वैसा का वैसा है। इन्होंने कृषि उत्पादन तकनीक हटा दी है, खाद्य प्रसंस्करण हटा दिया है, ठीक है। तो इन्होंने चीजें हटाई है, यहाँ से खत्म की है 2 चीजें, बाकी और कुछ चीजें जोड़ दी है, जैसे सिकल सेल एनीमिया, कुपोषण, इन सब चीजों को क्या कर दिया है, प्लस कर दिया है। अगर हम बात करते हैं यूनिट 8 की, जिसमें हम करंट अफेयर्स पढ़ते थे, ठीक है। तो करंट अफेयर इन्होंने पहले क्या था, इन्होंने कहा था कि नहीं, आपको व्यक्तित्व पढ़ने हैं, व्यक्तित्व पढ़ना है, आपको स्थान पढ़ना है जो प्रचलित रहा है, प्रसिद्ध रहा है उस टाइम, ठीक। इसके अलावा आपको खेल पढ़ना होगा। ये पहला था, पहले ये लोग ऐसा कह रहे थे। आयोग पहले इन सब बातों की बात करता था कि प्रतियोगिताएं पढ़नी है, पुरस्कार पढ़ने हैं, लेकिन अब इन्होंने इस चीज को क्या कर दिया है, खत्म कर दिया। इन्होंने सीधे लिख दिया कि आपको अंतर्राष्ट्रीय सामायिक घटनाएं, जो इंटरनेशनल लेवल पे घटनाएं हुई है, सारी पढ़नी है। राष्ट्रीय घटनाएं सारी पढ़नी है। मध्य प्रदेश की जो जितना करंट रहेगा सब कुछ पढ़ना है। जो हमें छांट के दिया गया था, है ना, हमारे लिए जो फिल्टर किया हुआ था, उन सबको हटा दिया है और साफ कहा है कि अब आप पूरा पढ़िए इसको। तो हमें करंट पे ध्यान देना है। तो क्या हम क्या स्थान नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, व्यक्तित्व पढ़ेंगे, खेल पढ़ेंगे, पुरस्कार पढ़ेंगे, हम उन सब चीजों को भी कवर करेंगे, लेकिन हमें और एक्स्ट्रा चीजें भी इसमें थोड़ी पढ़नी पड़ेगी। यूनिट 9 देखिए। तो यूनिट 9 में आपको सिर्फ एक टॉपिक हटाया इन्होंने, पता नहीं क्यों हटाया, पर हटाया इन्होंने, ई कॉमर्स को हटा दिया है। बाकी सब कुछ, कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, इलेक्ट्रॉनिकी, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है लगे। तो यूनिट नहीं, टॉपिक, एक टॉपिक इन्होंने क्या कर दिया, हटा दिया है। तो ये हमारा
यूनिट नंबर 9 है, इसमें कुछ नहीं चेंज करना है, जो हम पढ़ रहे थे वही हमें पढ़ते आना है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। यूनिट 10 की बात करते हैं। यूनिट 10 आई है न्यू यूनिट, ठीक है। न्यू यूनिट आई है, जो हमारी आयोग थी इसको तो उन्होंने संविधान के साथ सेपरेट कर दिया। इस यूनिट में देखिए, इसमें बोला है मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति और लोक साहित्य। मतलब अब हमें हमारी जनजाति पर फोकस करना पड़ेगा। 10 से 11 क्वेश्चंस आने की संभावना यहाँ से रहने वाली है। अब इनमें पढ़ना क्या है, इसका सीधा मतलब हुआ कि अब तक जो 1 या 2 क्वेश्चन पूछ रहा था आयोग, 1 या 2 क्वेश्चन पूछता था जनजाति संबंधित, अब हमें इसको बहुत ज्यादा डिटेल में डीपली पढ़ना होगा। तो अब पढ़ना क्या है, इसमें पढ़ना है मध्य प्रदेश की जनजातियों की भौगोलिक विस्तार, कि मध्य प्रदेश की जनजाति किस किस क्षेत्र में फैली हुई है, पढ़ना है। संवैधानिक प्रावधान क्या है जनजातियों के लिए, जनजातियां कौन कौन सी है, विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सी है मध्य प्रदेश की, घुमंतू जातियां कौन सी है, उनकी कल्याण के लिए कौन सी योजनाएं बनाई गई है, जनजाति संस्कृति क्या है, परंपराएं, विशिष्ट कलाएं क्या है, त्योहार, उत्सव, भाषा, बोली और साहित्य, ठीक। मध्य प्रदेश की जनजाति का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान एवं राज्य के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व, मध्य प्रदेश जनजाति के संबंधित प्रमुख संस्थान, संग्रहालय, प्रकाशन, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य। क्या इसमें जो चीज है, क्या हम जनजाति पढ़ते टाइम नहीं पढ़ते थे, पढ़ते थे, हम ये सारी चीजें पढ़ रहे थे। क्या जनजातीय व्यक्तित्व हम यूनिट 1 में नहीं पढ़ रहे थे, पढ़ते थे। मध्य प्रदेश में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का जो योगदान है वो हमने नहीं पढ़ा, जनजातियां नहीं पढ़ी। क्या संस्थान, हम संग्रहालय, बादल दोई संग्रहालय छिंदवाड़ा, क्या हम पढ़ते नहीं थे, पढ़ते थे। हम सब कुछ पढ़ते थे, लेकिन हम स्पेसिफिक जनजाति को टारगेट करके नहीं पढ़ते थे, क्योंकि हमें पता था कि 1 या 2 क्वेश्चन उससे बनेंगे। लेकिन अब हमें जनजातियों पे ज्यादा फोकस करना है, और जो जो टॉपिक सिलेबस में है, अभी तक के एमपीपीएससी ने जब भी पेपर निकाला है सिलेबस की लाइन को उठा के ही निकाला है। तो हमें सिलेबस की एक एक लाइन लर्न होनी चाहिए, प्लस में हमारे पास जो सिलेबस उन्होंने दिया है उसको बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश करनी चाहिए। यूनिट 10 को न्यू यूनिट जोड़ी है उनके हिसाब से, लेकिन हम जनजातियों में पूरा पढ़ रहे थे, तो हमें जनजातियों पर फोकस यहाँ पर करना पड़ेगा। अभी भी एमपी का वेटेज बहुत ज्यादा है, बस इकोनॉमिक्स पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन अब क्या होंगे, बनेंगे। तो इकोनॉमिक्स पे हमें पढ़ना होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम मेंस के सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि इसमें हमें क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।